हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सब लोगों का। टेस्ट सीरीज नंबर हमारी जो अभी चल रही थी उसी को हम फाइनल कंप्लीट करते हैं। ये हमारी जनरल साइंस या साइंस की है। तो चले स्टार्ट करते हैं। हमने 110 नंबर तक के क्वेश्चन देख लिए थे, अब हम 111 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से तैयार कर लिया होगा और प्रैक्टिस भी कर लिया होगा। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित टीकों में से किस टीका का प्रयोग जन्म के समय ही किया जाता है। ऑप्शन है BCG, बी DPT, सी खसरा या डी TT। ठीक है, तो चलो देखते हैं TT को क्या बोलते हैं। टेटनस टॉक्साइड। ओके, तो देखिए बेसिलिस कार्बेक्टर ग्यूरिन यानी BCG जिसको बोलते हैं, वो जन्म के समय लगाए जाने वाला टीका है। यह टीका तपेदिक से सुरक्षा के लिए लगाया जाता है, जबकि डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस टोकोसाइड जो आपका DPT, खसरा और TT, ये टीका जन्म के कुछ समय बाद लगाया जाता है। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा BCG। अब BCG का इसमें फुल फॉर्म भी लिखा है, बेसिलिस कॉल्मेटर ग्यूरिन, है ना। तो वैसे मे भी कि पूछे, बट आपको याद रखना है। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है कैलोलॉजी, बी एनाटॉमी, सी जीरोंटोलॉजी या डी न्यूरोलॉजी। आपको पता है कि ये क्वेश्चन खूब आते हैं। अगर आपने PYQ सॉल्व किए होंगे तो पता चल जाएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन आते रहते हैं, बनते रहते हैं, है ना। उसमें काफ़ी कुछ दे देते हैं कि फलों की खेती को क्या कहते हैं, फूलों की खेती को क्या कहते हैं, शहद की खेती को क्या कहते हैं। तो वही यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को कैलोलॉजी कहते हैं और शरीर की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन एनाटॉमी, वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन जीरोंटोलॉजी। तो इसमें देखिए कई सारी चीज़ों के बारे में बताया है। जीरोंटोलॉजी क्या होता है आपका, तो ये होता है वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों के बारे में जानकारी के लिए जीरोंटोलॉजी का प्रयोग होता है। या मतलब जीरोंटोलॉजी कहते हैं, एक ये शब्द है ना। शरीर की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन के लिए एनाटॉमी, ये आपका हो गया। और मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन के लिए आपका क्या हो गया, कैलोलॉजी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका सही आंसर है। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सूची का दिया, कह रहे हैं निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में प्रदूषक है और सूची सेकंड में प्रभावित अंग है। ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, कैंसर, बी नाइट्रोजन के ऑक्साइड, लीवर, सी धूलकण, केंद्रीय नर्वस सिस्टम एंड डी सीसा, श्वास संबंधी रोग। साइंस में ये भी क्वेश्चन बनते रहते हैं और आपने इसको भी कहीं ना कहीं पढ़ा ही है। तो अगर हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इससे आपका लीवर प्रभावित होता है। ठीक है, A2। अब क्योंकि A2 एक ही ऑप्शन में दिया, ये देखिए कोट दिया गया है तो A2 है, बट फिर भी एक बार और देख लेते हैं। नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं उससे आपके कैंसर संबंधी रोग होने की संभावना रहती है। तो A2 और B1, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। C4 मतलब धूल के कण, इससे श्वास संबंधी रोग होते हैं। क्योंकि इसलिए बोला जाता है ना कि साफ वायु में टहलना चाहिए, धूल मिट्टी में नहीं टहलना चाहिए, है ना। सांस के लिए नुकसानदायक रहता है। एंड डी है आपका, ये है सीसा। तो शीशे से क्या प्रॉब्लम होती है, इससे लीवर सिस्टम जो होता है वो आपका खराब हो जाता है ना। लीवर होता है वो खराब होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिर हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में समस्थानिक है और सूची सेकंड में उसके उपयोग है। ऑप्शन है Na-24 या 24 थायराइड ग्रंथि का विकार ज्ञात करने हेतु, बी P-32 अरक्तता का रोग ज्ञात करने में, सी I-131 परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाने में, एंड डी Fe-59 रुधिर की खराबी से उत्पन्न रोगों तथा ल्यूकीमिया के उपचार में। अब हमें इन्हें देखना है कि इनमें से कौन सा सही है ऑप्शन आपका। ठीक है, यानी कि कौन सा कोड हमारे यहाँ पर सही सुमेलित है। ठीक है, तो अगर बात करें Na-24 की, तो ये आपका परिसंचरण तंत्र में रक्त, ठीक है, परिसंचरण तंत्र में यानी कि A3। इसके बाद में बात की जाए अगर आपकी, तो P-32, तो ये आपका रुधिर की खराबी से उत्पन्न रोगों तथा ल्यूकीमिया के उपचार के बारे में। तो P, तो ये आपका हो जाएगा 4, A3 और B4, A3 B4। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन ही है। ठीक है, C1 बोले तो I-131 ये थायराइड ग्रंथि का विकार ज्ञात करने के लिए होती है उपयोग में। और आपका बचता है, हाँ आपका सब सही सुमेलित हो गया। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची हमारी दी गई है। सूची फर्स्ट है अंतरिक्ष केंद्र और सूची सेकंड है उनके स्थान। ठीक है, ऑप्शन है
विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र बेंगलुरु, बी इसरो उपग्रह केंद्र अहमदाबाद, सी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र तिरुवनंतपुरम एंड डी शार केंद्र श्रीहरिकोटा। तो अब हमें इसे मिलान करना है। ज़्यादातर सारे नाम आपने सुने ही होंगे, अगर एक दो को छोड़ दें तो देखिए, अगर हम बात करें विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की, तो ये आपका तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तो ये आपका तिरुवनंतपुरम में है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की बात करें तो ये आपका अहमदाबाद में है। इसका नाम कम सुनते हैं करंट अफेयर वगैरह में, बट हाँ ये भी एक है अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, ये आपका अहमदाबाद में है। इसरो उपग्रह केंद्र की बात की जाए तो ये आपका बेंगलुरु में है, और सार केंद्र की बात की जाए तो ये आपका श्रीहरिकोटा में है। इस तरीके से देखो तो D4, अब D4 क्योंकि सारे ऑप्शन में इस तरीके से दिया गया है कूट में, तो हम यहाँ देखते हैं ऑप्शन A3, ठीक है, B1, तो A3 और B1, A3 B1 यहाँ कहीं नहीं है, तो A3 B1 यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही सुमेलित है। सभी चीज़ों को सही से सुमेलित कर दिया। अब सब चीज़ों को सही से आप पढ़ लीजिएगा तो आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भूतुल्यकालिक उपग्रह की कक्षा की ऊंचाई होती है। ऑप्शन ए 200 से 600 किलोमीटर, बी 500 से 1000 किलोमीटर, सी 36,000 किलोमीटर, या डी 39,834 किलोमीटर। ठीक है, तो देखते हैं क्योंकि ये कुछ चीज़ें हिंदी में दी गई हैं, हिंदी में है, मुझे हिंदी इंग्लिश दोनों ही मैं कोशिश करती हूँ बता दूँ। तो देखो बात करें अगर, तो ये उपग्रह एक वृत्ताकार विषुवतीय कक्षा में 36,000 किलोमीटर की निश्चित ऊंचाई पर 24 घंटे में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। चूँकि पृथ्वी भी अपनी दूरी पर इतने ही समय में परिभ्रमण करती है, अतः ये पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर प्रतीत होते हैं। तो अगर हम बात करें तो 36,000 किलोमीटर हो जाएगा, जो इन्होंने बोला है कि भूतुल्यकालिक उपग्रह की। ठीक है, द हाइट ऑफ द ऑर्बिट ऑफ ए जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट। ठीक है, भूतुल्यकालिक ना समझ में आए तो जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट इसको बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि मनुष्यों के रक्तों की भिन्नता का क्या कारण होता है। ऑप्शन ए श्वेत रक्त कणिकाएं, बी रक्त बिंबाणु, सी प्लाज्मा, या डी लाल रक्त कणिकाओं में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन। ठीक है, बिंबाणु जो रक्त बिंबाणु वही है वाइट ब्लड सेल्स और आपका ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर मनुष्य के रक्तों की भिन्नता का कारण लाल रक्त कणिकाओं में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन का पाया जाना है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। चूँकि अभी यहाँ पर नहीं पाया जाता बोला है तो बहुत थोड़ा सा ध्यान देके क्वेश्चन को देखना होता है। ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, बी तारककाय, सी लवक, या डी रिक्तिका यानी कि वेस्लोस। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो देखिए पादप कोशिका में आपका तारककाय नहीं पाया जाता है। तारककाय नहीं पाया जाता है मीन्स बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 118 क्वेश्चन नंबर का बी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षार डीएनए में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए एंडीनिन, बी गुआनिन, सी यूरेसिल, या डी थाइमिन। बात करें अगर यहाँ पर कि इनमें से कौन सा क्षार हमारे डीएनए में नहीं पाया जाता है, तो देखिए डीएनए में आपका बेस एडेनिन जो होता है, ठीक है, डीएनए में बेस एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एवं साइटोसिन पाया जाता है, जबकि आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा कि यूरेसिल। ठीक है, हालांकि पूछा तो इन्होंने डीएनए में था, क्वेश्चन को घुमा के बताया है, तो आरएनए में आपका यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है जो कि डीएनए में नहीं पाया जाता। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा नहीं पाया जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान है। ऑप्शन ए 8.9 एन का कुछ नॉर्मल होगा, बी 9.8 एन, सी 89 एन, या डी 98 एन। ठीक है, तो देखते हैं इसका क्या सही आंसर होना चाहिए। देखो बात करें कि पृथ्वी के गुरुत्व बल का मान आपका 9.8 एन होता है, तो 9.8 एन यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि पराश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति ऑप्शन ए 20 हर्ट्स यानी कि 20 हर्ट्स और 1000 हर्ट्स के बीच है, बी 1000 हर्ट्स और 20,000 हर्ट्स, ठीक है, के बीच है,
सी 20 किलो हर्ट्ज से अधिक है या डी 20 हर्ट्ज से कम है। तो परासव्य जो तरंगों की बात हो रही है यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स की बात हो रही है, तो उनकी आवृत्ति कितनी होती है हमें ये बताना है। तो देखिए 20 से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की तरंगें श्रव्य तरंगें कहलाती हैं तथा 20,000 हर्ट्ज से ऊपर अर्थात 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की तरंगें पराश्रव्य तरंगें कहलाती हैं। और ये तरंगें आपकी सोनोग्राफी में धातुओं की दरार को खोजने में प्रयोग की जाती हैं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। ठीक है, क्या हो जाएगा 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की जो तरंगें होंगी वो आपके हो जाएंगी पराश्रव्य यानी कि अल्ट्रासोनिक तरंग वेव्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक ताप ऊर्जा की तरंगें कहलाती है। ऑप्शन ए रेडियो तरंगे, बी अवरक्त तरंगे, सी पराबैंगनी तरंगे, या डी सूक्ष्म तरंगे। बात करें अगर यहाँ पर कह रहे हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगें कई प्रकार की होती हैं जो तरंग दैर्ध्य या आवृत्ति में एक दूसरे से भिन्नता रखती हैं। जैसे रेडियो तरंगे आपकी 10 हर्ट्ज, ठीक है, 10⁵ हर्ट्ज इस तरीके से ऊपर लगा हुआ है। 10⁵ हर्ट्ज आवृत्ति इनका प्रयोग प्रसार में होता है। सूक्ष्म तरंगों में 10⁵ हर्ट्ज आवृत्ति का प्रयोग रडार में किया जाता है। अवरक्त तरंगे 10⁵ हर्ट्ज आवृत्ति का प्रयोग गर्म करने में होता है। और पराबैंगनी तरंगे आपकी जो 10⁻16 हर्ट्ज आवृत्ति सूर्य के विकिरण का भाग है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा अवरक्त तरंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि किलोवाट डैश घंटा किसकी इकाई है। ऑप्शन ए विभवांतर, सी विद्युत शक्ति, सी विद्युत, बी विद्युत शक्ति, सी विद्युत ऊर्जा, एंड डी विद्युत विभव। ठीक है, बात करें विभवांतर व विद्युत की इकाई वोल्ट है, विद्युत शक्ति की इकाई वाट है तथा विद्युत ऊर्जा की इकाई किलोवाट घंटा है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा जो आपका किलोवाट घंटा पूछ रहे हैं, तो ये आपकी विद्युत ऊर्जा की इकाई जो हो जाएगी। ठीक है, अगर विद्युत शक्ति की इकाई की बात की जाए तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है, वाट होती है। ठीक है, कह रहे हैं कि पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त तो होता है। ठीक है, ऑप्शन ए अवतल लेंस, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण, या डी इनमें से कोई नहीं। अगर बात करें पेरिस्कोप की तो पेरिस्कोप का प्रयोग मुख्यतः समुद्र में पनडुब्बी से बाहर की चीज़ों को देखने में होता है और पेरिस्कोप में समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो क्या आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा समतल दर्पण। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी एक टेस्ट सीरीज अटेंड करने से बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे क्योंकि इसमें साइंस ही फुल साइंस दिया गया है, तो ज़्यादातर चीज़ें आपकी इसमें क्लियर ही हो जाती हैं। तो देखते हैं, कह रहे हैं कि चलती हुई बस में जब अचानक ब्रेक लगाया जाता है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में झुक जाते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है। ऑप्शन है सापेक्षता सिद्धांत, बी न्यूटन का पहला नियम, सी न्यूटन का दूसरा नियम, या डी न्यूटन का तीसरा नियम। बात करें अगर यहाँ पर हम चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उनमें से बैठे हुए यात्री आगे की दिशा की ओर जो झुक जाते हैं क्योंकि यात्रियों के शरीर का निचला भाग बस के साथ विरामावस्था में आ जाता है, परंतु शरीर का ऊपरी भाग गति अवस्था के जड़त्व के नियम के अनुसार गति में रहता है। और यह जड़त्व के नियम अर्थात न्यूटन के गति के पहले नियम पर आधारित है। तो जो न्यूटन का पहला नियम हो गया यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो गया। और वैसे भी इस न्यूटन के इस नियम मतलब पहला दूसरा तीसरा किसने नहीं पढ़ा होगा, ज़्यादातर ही सबने पढ़ा होगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ टीन और सीसा का एक मिश्र धातु होता है। इस मिश्र धातु में ऑप्शन है उच्च प्रशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए, बी उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक होना चाहिए, सी निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए, एंड डी निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक होना चाहिए। तो हमें बताना है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए बात करें अगर हम इस क्वेश्चन की तो फ्यूज तार टिन और शीशे के मिश्र धातु से बना एक ऐसा चालक तार होता है जिसका गलनांक निम्न तथा विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है। फ्यूज तार को विद्युत परिपथ के समानांतर लगाया जाता है। यदि विद्युत परिपथ में निश्चित सीमा से अधिक धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज तार गल जाता है और परिपथ को बचा लेता है। तो ऑप्शन ये हो जाएगा कि उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए, है ना। उच्च विशिष्ट प्रतिरोध और हाँ निम्न गलनांक, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, बी सिट्रिक अम्ल, सी टार्टरिक अम्ल, या डी ऑक्सैलिक अम्ल। अब यही ऑप्शन को मिलान करने में क्वेश्चन में देते हैं
और बहुत क्वेश्चन PYQ में देखे होंगे तो आते ही आते हैं, यहाँ पे टमाटर का भी नाम दे देते हैं, नींबू का दे देते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। कई बार इमली की जगह पे नींबू दे देंगे, टमाटर दे देंगे, दूध को दे देते हैं, है ना, क्योंकि टमाटर में लाइकोपीन आपका एक पाया जाता है तत्व, है ना, तो इमली में आपके टार्टरिक अम्ल पाया जाता है ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, खूब बनते हैं, एक दो नहीं खूब बनते हैं। और ये नहीं कि एक ही साल में पूरे पूछ लेते हैं, वो पूछते रहते हैं चीज़ों को बदल बदल के। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। ऑप्शन है पीट कोयला, बी लिग्नाइट कोयला, सी एंथ्रासाइट कोयला या डी बिटुमिनस कोयला। बात करें अगर यहाँ पर हम, तो एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक 85% से भी अधिक रहती है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका एंथ्रासाइट कोयला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को कहते हैं। ऑप्शन है धातु कर्म यानी मेटालुर्जी, बी फ्लक्स, सी गैंग या डी धातुमल स्लैग। बात करें अगर यहाँ पर हम अयस्क में, ठीक है, अयस्क में तो कह रहे हैं कि अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को गैंग कहते हैं। ठीक है, अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को गैंग कहते हैं। गैंग मीन्स सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन है फ्रांसियम, बी बेरियम सल्फेट, सी कैडमियम या डी स्ट्रांसियम। ठीक है, आप देखते हो ना दिवाली में पटाखे फोड़ते हो तो उनमें कलर ग्रीन कलर रेड कलर निकलते हैं, वही इन्होंने पूछा है। और साइंस ऐसी है जो ज़्यादातर डेली लाइफ से जुड़ी चीज़ें रहती है, तो और हमें इंटरेस्टिंग लगता है। आतिशबाजी के दौरान चटक लाल रंग स्ट्रांसियम की उपस्थिति के कारण होता है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन पारा का अयस्क है। ऑप्शन है सिनेबार, बी कैस्टेराइट, सी गैलेना या डी क्यूपराइट। बात करेंगे अयस्क है, ऑप्शन है सिनेबार, बी कैस्टेराइट, सी गैलेना एंड डी क्यूपराइट। क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो सिनेबार पारा का अयस्क है, जबकि गैलेना लेड का अयस्क होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सिनेबार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि जस्ते का फूल कहते हैं डैश। ऑप्शन है जिंक फॉस्फाइड, सी जिंक ऑक्साइड, सी सिल्वर क्लोराइड एंड डी सिल्वर नाइट्रेट। तो अगर हम बात करें कि जस्ते का फूल कहते हैं, तो जस्ते का फूल जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहते हैं, और इसको वाइट अथवा चाइनीज़ वाइट के नाम से सफ़ेद पेंटों में, पेंट मतलब जो होती है, में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग मरहम तथा चेहरे की क्रीम बनाने में भी किया जाता है। तो जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहते हैं। आपका आंसर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है क्योंकि वायुदाब में वृद्धि। ऑप्शन है विशिष्ट ऊष्मा को बढ़ा देती है, सी विशिष्ट ऊष्मा को घटा देती है, सी क्वथनांक को घटा देती है, या डी क्वथनांक को बढ़ा देती है। देखिए ये क्वेश्चन भी खूब आता है ना। एक तो आता है शीतगृह भंडारण, यानी कि जैसे कि आम फूलचल में देखें तो आलू वगैरह रखने के लिए जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं, उससे क्वेश्चन खूब आता है। प्रेशर कुकर का भी क्वेश्चन खूब आता है। तो आंसर की बात करते हैं। देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि दाब और ताप में समानुपाती संबंध होता है, अर्थात दाब इंटू ताप अगर बढ़ता है तो वाष्प दाब जो बढ़ने पर जल का क्वथनांक भी बढ़ जाता है, जिसके कारण प्रेशर कुकर में भोजन तीव्रता से पकता है। क्योंकि देखिए उसका मतलब जो ढक्कन होता है उसको बंद कर देते हैं, ताप बढ़ता है, उससे क्वथनांक भी बढ़ जाता है, दाब भी बढ़ता है, तो चीज़ें सारी मिलकर उसको जल्दी पका देती हैं, है ना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा कि क्वथनांक को बढ़ा देती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है क्योंकि। ऑप्शन है वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है, बी वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से अधिक होता है, सी कांच का घनत्व वायु के घनत्व से अधिक होता है, या डी कांच का घनत्व वायु के घनत्व से कम होता है। बात करें अगर हम, तो प्रकाश का वेग माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है जिसमें वह चलता है। प्रकाश का वेग माध्यम के अपवर्तनांक व निम्न संबंध द्वारा निर्भर करता है। इस प्रकार से देखें तो वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन है कोणीय संवेग के संरक्षण का सिद्धांत, बी ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत, सी द्रव्यमान के संरक्षण का सिद्धांत, या डी रैखिक संवेग के संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, तो बात करें अगर यहाँ पर हम जेट इंजन के बारे में,
देखिए जेट इंजन का प्रक्षेपण, जो जेट इंजन का सिद्धांत पूछ रहा है कि जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो जेट इंजन का प्रक्षेपण रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है और जिनके अनुसार बाह्य बल की अनुपस्थिति में कण अथवा वस्तु का रेखीय संवेग नियत रहता है। तो ये आपका रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाती है, ठीक है, तो इसकी ऑप्शन है तरंग दैर्घ्य समान बनी रहती है, बी आवृत्ति समान बनी रहती है, सी आवृत्ति बढ़ जाती है, डी तरंग दैर्घ्य बढ़ जाती है। बात करें अगर यहाँ पर हम, तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम से है ना, एक माध्यम के द्वारा दूसरे माध्यम से जाती है तो इसकी आवृत्ति समान रहती है तथा तरंग दैर्घ्य घट जाती है। तो बी हो जाएगा कि आवृत्ति समान बनी रहती है किंतु तरंग दैर्घ्य घट जाती है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सही हो जाएगा। ठीक है, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा वहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर दी है, तभी उसको पढ़ने में आंसर में अजीब लग रहा था, बाकी ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? ऑप्शन ए वायुमंडलीय अपवर्तन, बी प्रकाश का विक्षेपण, सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन या डी प्रकाश का विवर्तन। है ना, काफ़ी चीज़ें इसमें कॉमन है और ये खूब क्वेश्चन इस तरीके से बनते रहते हैं। बात करेंगे यहाँ पर हम, तो हम जानते हैं कि प्रकाश किरण एक माध्यम से, देखिए आंसर थोड़ा सा मिलता जुलता लग रहा है तो कंफ्यूज मत होइएगा। इन्होंने एक्सप्लेन करके बताया है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन की घटना होती है और तारों से निकलने वाला प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से होकर हम तक पहुंचता है। और पृथ्वी का वायुमंडल एक समान न होकर विभिन्न घनत्व की अलग अलग परतों से बना है। आपको पता ही है, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, है ना, वायुमंडल, समताप मंडल, तो वही वो बता रहे हैं कि अलग अलग परतों से बना है। और पृथ्वी की सतह की घनत्व अधिक सघन होती है और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं सतहों का घनत्व तथा अपवर्तनांक घटता जाता है। तारों से आने वाला प्रकाश इन सतहों द्वारा अपवर्तित होता है और प्रत्येक बार अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। इस घटना को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। अगर शॉर्ट में समझो तो वायुमंडलीय अपवर्तन बोलेंगे, लेकिन अगर उसका पूरा सार समझोगे तो फिर थोड़ा अच्छे से चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी। आंसर की बात करें तो वायुमंडलीय अपवर्तन यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि ध्वनि अपेक्षाकृत अधिक वेग से चलती है जब, ऑप्शन ए माध्यम के दाब में कमी की जाती है, बी माध्यम के दाब में वृद्धि की जाती है, सी माध्यम की नमी में वृद्धि की जाती है, डी उपरोक्त बी और सी दोनों। तो देखिए आपका उपरोक्त बी और सी दोनों, बी और सी का मतलब माध्यम के तापमान में वृद्धि की जाती है और माध्यम की नमी में वृद्धि की जाती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है? ऑप्शन है सिलिका, बी सोडियम बोरेट, सी कैल्शियम सिलिकेट या डी सोडियम सिलिकेट। बात करें तो कांच सिलिका में धातु सिलिकेटों अथवा बोरो सिलिकेटों का समांगी मिश्रण है और यह एक अक्रिस्टलीय भंगुर अतिशीतित द्रव है। रासायनिक रूप से यह सिलिका तथा सिलिकेटों का मिश्रण होता है और विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में मुख्य घटक के रूप में सिलिका SiO2 का प्रयोग किया जाता है। सिलिका बालू का मुख्य अवयव है। ऑप्शन ए हो जाएगा सिलिका, लेकिन सिलिका के बारे में कुछ चीज़ें अच्छे से दी गई हैं इसलिए उनको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? अब यहाँ पर नहीं है पूछ रहे इसलिए बताना है। ऑप्शन है ग्रेफाइट, बी कांच, सी पीतल या डी इस्पात। बात करें अगर यहाँ पर हम, तो ग्रेफाइट एक शुद्ध पदार्थ है जिसमें केवल एक प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। ग्रेफाइट कार्बन तत्वों का क्रिस्टलीय अपरूप है, जबकि मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। कौन सा एक मिश्रण नहीं है? तो ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट एक शुद्ध पदार्थ है और जिसमें केवल एक प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। ग्रेफाइट कार्बन तत्व का क्रिस्टलीय अपरूप है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? ऑप्शन है प्रोटॉनों की संख्या, बी प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सी आयनों की संख्या या डी न्यूक्लियॉनों की संख्या। बात करें अगर यहाँ पर हम, तो एक परमाणु की उपस्थिति प्रोटॉनों की संख्या को उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं और इसे जेड से निरूपित करते हैं। परमाणु क्रमांक एक तत्व को मौलिक गुणधर्म है
एक तत्व का मौलिक गुणधर्म है और इसका निरुदाहरण मोजले ने सन 1913 में किया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि पर्णहरित का धातु संघटक क्या है। ऑप्शन ए लौह, बी पोटेशियम, सी मैग्नीज, या डी मैग्नीशियम। बात करें तो क्लोरोफिल पर्णहरित पौधों में पाया जाने वाला हरे रंग का पदार्थ है। इसकी धातु संघटक मैग्नीशियम है। क्लोरोफिल में पोरफायरिन वलय के 4 नाइट्रोजन परमाणु मैग्नीशियम परमाणु से जुड़े होते हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। पर्णहरित का धातु संघटक क्या है, तो मैग्नीशियम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहे हैं कि नीचे दिए गए कथन में से कौन सा से सही है बताना है। जल की स्थायी कठोरता होती है डैश। ऑप्शन है कैल्शियम के विलेय क्लोराइड की विद्यमानता के कारण, बी कैल्शियम के विलेय बाइकार्बोनेट की विद्यमानता के कारण, सी मैग्नीशियम के विलेय सल्फेट की विद्यमानता के कारण, या डी मैग्नीशियम के विलेय बाइकार्बोनेट की विद्यमानता के कारण। अब कह रहे हैं कि नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। कोड है हमारा ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी फर्स्ट और थर्ड, सी सेकेंड और फोर्थ, एंड डी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। तो बात करें अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की, तो देखिए कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट जल की स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी हैं। स्थायी कठोरता को गर्म करने पर दूर नहीं किया जा सकता। बाइकार्बोनेट जल की अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ है फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। कैल्शियम के विलेय क्लोराइड की विद्यमानता के कारण और मैग्नीशियम के विलेय सल्फेट की विद्यमानता के कारण। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांच है। ऑप्शन ए एक क्रिस्टलीय ठोस, बी एक आयनिक ठोस, सी एक प्रत्यास्थ ठोस, या डी एक परिवर्तित द्रव। ठीक है, बात करें अगर हम कांच की, कांच एक प्रत्यास्थ ठोस है। इसका कोई निश्चित गलनांक नहीं होता तथा यह उच्च ताप पर पिघलता है। गर्म करने पर यह धीरे धीरे मुलायम होता है तथा इसे किसी भी आकृति में ढाला जा सकता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा एक प्रत्यास्थ ठोस। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए एक क्रिस्टलीय ठोस का मतलब है अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, बी एन आयोनिक सॉलिड, सी एन इलास्टिक सॉलिड, एंड डी अ चेंजिंग लिक्विड। ठीक है, एक परिवर्तित द्रव, अ चेंजिंग लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलें, नेक्स्ट कह रहे हैं कि मधुमक्खी दंश में कौन सा अम्ल होता है जिसके कारण दर्द और जलन होती है, और वह अंतःक्षेपित अम्ल है। बी एसिटिक अम्ल, ए एसिटिक अम्ल, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सी सिट्रिक अम्ल, या डी मिथुनोइक अम्ल। ठीक है, बात करें तो मधुमक्खी दंडा में मिथुनोइक अम्ल होता है जो वह शरीर में अंतःक्षेपित करती है। एक डंक टाइप का मारती है ना जिससे दर्द होता है, तो उसमें मिथुनोइक अम्ल होता है। उसकी वजह से हम लोगों को दर्द महसूस होता है, और होता भी है, दर्द महसूस क्या होता ही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा मिथेनोइक अम्ल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि हीरे के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है बताना है। कौन सा सही है या है बताना। ऑप्शन ए इसे प्रकाश परावर्तित करने की इसकी योग्यता के कारण गहनों में रत्न की तरह प्रयुक्त किया जाता है। सेकंड, यह विद्युत का सुचालक है। थर्ड, इसे कांच, संगमरमर, पत्थर और अन्य कठोर पदार्थों को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। फोर है, इसे सैलों के वेधन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो कह रहे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए फर्स्ट, थर्ड और फोर, बी सेकंड, थर्ड और फोर, सी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, या डी सेकंड और फोर। हम बात करें अगर यहाँ पर कह रहे हैं कि हीरे में सभी इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में प्रयुक्त हो जाता है या हो जाते हैं, अतः इसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति के कारण हीरा विद्युत का अचालक होता है, ना कि सुचालक, है ना। तो अगर सही आंसर की बात करें तो ये आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक, हीरे के बारे में तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन ए यानी कि फर्स्ट, थर्ड और फोर। मेरा भी ना दिमाग कभी कभी काम नहीं करता है, फर्स्ट, थर्ड और फोर, यानी कि फर्स्ट, थर्ड और फोर हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इसे सैलों के वेधन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसे कांच, संगमरमर, पत्थर और अन्य कठोर पदार्थों को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। एंड सेकंड गलत है क्योंकि ये सुचालक नहीं होता, कुचालक होता है, तो इसलिए ये इसी वजह से ये लाइन गलत है, अदरवाइज हमारे सभी सही हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि मानव के अमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो डैश भोजन के पाचन में सहायता करता है। एक्स है ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल, बी मिथेनोइक अम्ल, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एंड डी सिट्रिक अम्ल। अब देखो सिट्रिक अम्ल आपको पता है, मिथेनोइक अम्ल को अभी हमने देखा था कि जो मधुमक्खी डंक मारती है उसमें भी यही रहता है अम्ल।
तो ये लाइफ साइंस से जुड़ी है, डेली साइंस से जुड़ी, डेली लाइफ से जुड़ी साइंस है, तो ये बहुत हेल्प करती है। अब हमें एक नई चीज़ पता चल गई, अब हम किसी से बात भी करेंगे तो याद रहेगा कि मधुमक्खी, आप पूछ भी सकते हो कि अच्छा मधुमक्खी डंक मारती है तो दर्द क्यों होता है। आई मीन ऐसे नॉर्मली नहीं पूछना चाहिए, बहुत सारे लोग खड़े खड़े कुछ भी पूछते रहते हैं और फिर वो सामने वाले को मतलब डिमोटिवेट फील कराते हैं या सोचते हैं कि मैं बहुत जानता हूँ, बट फिर भी एक जानकारी के लिए तो हो ही गई ये बात। तो ये डेली लाइफ से जुड़ी साइंस होती है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगती है ना। अब खाना पचने में कौन सा अम्ल होता है या इस तरीके की चीज़ें होती हैं, आपको बचपन में मतलब 6-7 क्लास में पढ़ाया जाता होगा कि भोजन को हम बहुत देर तक चबाते रहते, उसमें एक हल्का सा मीठापन लगता है। मैं भी बताया ही होगा सर ने, मेरे सर ने एक बार बताया था, ये चीज़ मुझे आज तक याद है कि वो बोल रहे थे कि लार में भी ये चीज़ होती है, रोटी को काफ़ी देर तक चबा के देखना उसमें कैसा महसूस होता है, वो हल्का सा मीठापन लगने लगता है। ऑब्वियसली खाने को चबाकर ही अच्छे से खाना चाहिए, जल्दी जल्दी में नहीं खाना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो जुड़ी होती हैं और ये बहुत मतलब अच्छी भी लगती हैं। चले हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें। अमाशय में HCl स्त्रावित होता है और ये जीवाणु को मारने, अमाशय में अम्लीय pH को बनाए रखने तथा कुछ अक्रिय एंजाइमों को सक्रिय करने का कार्य करता है। तो सी हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि जीवित जीवों में जैव उत्प्रेरक यानी बायोलॉजिकल कैटालिस्ट क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है हार्मोन, बी विटामिन, सी स्टेरॉयड या डी एंजाइम। बात करें तो एंजाइम एक जैविक उत्प्रेरक है जो स्वयं परिवर्तित हुए बिना किसी जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर में वृद्धि कर देता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा एंजाइम। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक मशरूम किससे संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन है शैवाल, बी फर्न, सी कवक या डी लाइकेन। बात करें तो कवकों द्वारा परपोषी जीवों पादपों के एक विशिष्ट जगत का निर्माण होता है और सामान्य छत्रक कवक जगत के वर्ग बेसिडियोमाइसिटीज से संबंधित होते हैं। तो सी हो जाएगा आपका कवक। किससे संबंधित है? मशरूम जो खाते हैं वो कवक से संबंधित है। और एक नए प्रकार के मशरूम की भी खोज की गई थी, अभी मतलब हाल ही में चर्चा में आया था, उसका नाम भी आप लोगों ने देखा ही होगा, है ना। नेक्स्ट है कि समाचार पत्र में लपेटे खाद को किससे संदूषित होने की संभावना होती है? ऑप्शन है सीसा, बी एल्यूमिनियम, सी लौ या डी मैग्नीशियम। बात करें तो सीसा लेड एक सामान्य किंतु हानिकारक पर्यावरणीय प्रदूषण है। शीशे द्वारा प्रदूषित भोजन एक गंभीर संकट है। कभी कभी समाचार पत्र में लपेटे हुए खाद्य पदार्थ शीशे द्वारा प्रदूषित हो जाते हैं क्योंकि समाचार पत्र की स्याही में शीशा होता है। अब देखो एक नई बात है ना, न्यूज़पेपर में कितना रोटियां लोग लपेट लपेट के देते हैं, है ना, ब्रेड वगैरह। आप जब भी ब्रेड मक्खन लोगे तो उसको लपेट देते हैं। तो वही इन्होंने कहा किससे संदूषित या प्रदूषित होने की संभावना होती है? तो शीशा से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये टेस्ट सीरीज तो कंप्लीट हो गई, लेकिन मैंने आपको बताया था कि लास्ट जो हमने ज्योग्राफी की देखी थी उसमें से आई थिंक 20 या 25 क्वेश्चन रह गए थे, तो हम उसको भी अभी लास्ट में कंप्लीट कर लेते हैं। उसकी PDF भी मैं इसी PDF के नीचे भेज दूंगी। ठीक है, चले तो उसको भी देख लेते हैं। देखिए हमने 120 तक क्वेश्चन नंबर देख लिए थे क्योंकि उसका आंसर लगा हुआ है। 120 से हमें 150 तक देखना है। ठीक है, ये हमारी पिछली जियोग्राफी की टेस्ट सीरीज है जिसके रिमेनिंग क्वेश्चन है, तो मैंने बोला था आपको करवा दूंगी। तो 120 से स्टार्ट करते हैं। कह रहे कि भारत की अवस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, भारत का अक्षांशीय विस्तार चीन से अधिक है। सेकंड, भारत का देशांतरीय विस्तार चीन से लगभग आधा है। कह रहे उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सत्य बताना। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। देखिए मोटा मोटा समझे, अगर आपने मैप में थोड़ा सा आइडिया लिया होगा तो आपको कुछ कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। नहीं लिया होगा तो फिर आप गेस नहीं कर सकते हो, गेस करोगे तो मे बी की गलती हो जाएगा, है ना। अगर बहुत अच्छा आपका गेस या तुक्का काम करता है तो फिर सही होने की संभावना है, अदरवाइज गलत हो सकता है। बात करें तो यहाँ पर कुछ चीन का अक्षांशीय विस्तार दिया हुआ नंबरों में नॉर्थ से नॉर्थ तक, जिसको हम मोटे तौर पर 34 डिग्री का विस्तार मान सकते हैं। वहीं भारत का जो अक्षांशीय विस्तार होता है वो 6 डिग्री और 45 नॉर्थ से 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक का है, जिसको हम मोटे तौर पर 31 डिग्री का विस्तार मान सकते हैं। तो कथन एक आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। जब कथन एक गलत हो जाता है, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका और ये भी गलत हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं, कह रहे हैं भारत का देशांतरी विस्तार आपका 68 यानी 68.7 पूर्वी मानते हैं, है ना। पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर तक है। ये विस्तार लगभग 29 डिग्री का होता है और वहीं
चीन का देशांतरी विस्तार 75.98 समथिंग है, जो पूर्वी देशांतर से 134.28917 पूर्वी देशांतर तक है, और ये विस्तार लगभग 58 डिग्री का होता है। अतः कथन 2 आपका सत्य है। तो बी ऑप्शन केवल हमारा सही होगा, जबकि पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए राज्यों डैश केंद्र शासित प्रदेशों के समूहों में से किसी ऐसे समूह का चयन कीजिए जिनकी तट रेखा की लंबाई भारत की तट रेखा की कुल लंबाई से आधी अथवा अधिक हो। डैश ऑप्शन ए गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। बी अंडमान एवं निकोबार, गुजरात, कर्नाटक। सी अंडमान एवं निकोबार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। एंड डी गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। क्वेश्चन को आपने समझ लिया। क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि ऐसे समूह, मतलब इन तीनों में से किसी एक ऐसे समूह को चयन, चारों में से किसी एक समूह को चयन कीजिए जो तीन, मतलब कि ये जो देश है इनकी तटरेखा को मिलाए तो वो भारत की तटरेखा की आधी से अधिक हो, है ना। तो देख लेते हैं ऐसे कौन सा होगा। अगर हम राज्य और केंद्र शासित तथा द्वीप समूह सभी की बात करें तो भारत की तटरेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर 7516.6 किलोमीटर है। इसमें सर्वाधिक लंबी तटरेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की 1962 किलोमीटर, वहीं इसके बाद 1214.7 किलोमीटर गुजरात की, और फिर क्रमशः आंध्र प्रदेश की 973.7 किलोमीटर, तमिलनाडु की 906.9 किलोमीटर है, वहीं कर्नाटक की 280 किलोमीटर है। अब हम प्रश्न में दिए गए समूह को अगर देखें तो आपका विकल्प सी यहाँ पर सही है, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, विकल्प सी को मिलाएंगे तो ये भारत की तटरेखा की जो कुल तटरेखा उसकी आधी से अधिक हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि भारत की मानक यामोत्तर रेखा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से गुजरती है, जिसके कारण भारत का समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। यदि हम गुजरात के कच्छ से गुजरने वाले देशांतर रेखा को मानक यामोत्तर रेखा मान लें तो भारत के समय में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होगा। ऑप्शन है भारत का नया मानक समय वर्तमान मानक समय से कम हो जाएगा। बी भारत का नया मानक समय वर्तमान मानक समय से अधिक हो जाएगा। सी भारत के नए मानक समय में कोई परिवर्तन नहीं है। या डी उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। देखो पहले इन्होंने क्या बोला है, भारत की मानक यामोत्तर रेखा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से गुजरती है, सबको पता है, जिसके कारण भारत का समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे रहता है ना। यदि हम गुजरात के कच्छ से गुजरने वाली देशांतर रेखा को मानक यामोत्तर रेखा मान लें तो भारत के मानक समय में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होगा। देख लेते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश का जो है वहाँ से गुजरात पश्चिम की तरफ आने से क्या हो सकता है परिवर्तन। ठीक है, मानक यामोत्तर रेखा में स्थापित स्थान से पूर्व की ओर स्थानांतरित करने से हानि वाला कोई बदलाव पहले के निर्धारित समय से अधिक होगा, है ना। तथा मानक यामोत्तर रेखा में स्थापित स्थान से पश्चिम की ओर स्थानांतरित करने वाले अगर कोई बदलाव होता है पहले के निर्धारित समय से तो वो कम हो जाएगा। तो अगर आंसर की बात करें तो यही होगा कि भारत का नया मानक समय वर्तमान मानक समय से कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। आयो क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को पहले से पढ़ रखा है, समझा होगा, तो आपका समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट है यह एक सीमावर्ती राज्य है। बी सेकेंड इसका अक्षांशीय विस्तार त्रिपुरा राज्य के अक्षांशीय विस्तार के लगभग समान है। थर्ड इसकी सीमाएं 3 राज्यों से मिलती हैं। करिए उपयुक्त विशेषता निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन है राजस्थान, बी मिजोरम, सी मणिपुर या डी पंजाब। यह एक सीमावर्ती राज्य है। इसका अक्षांशीय विस्तार त्रिपुरा राज्य के अक्षांशीय विस्तार के लगभग समान है। इसकी सीमाएं 3 राज्यों से मिलती हैं। तो कुछ उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, उसको समझ के बेस बना के आप आंसर बता सकते हैं क्वेश्चन का। अगर हम बात करें तो त्रिपुरा राज्य का अक्षांशीय अवस्थिति जो है वो आपकी 23.948 डिग्री नॉर्थ पर है, और उपयुक्त विकल्पों में सभी सीमावर्ती राज्य हैं। पता ही है कि राजस्थान की सीमा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात तथा पंजाब से मिलती है, अतः आपका राजस्थान तो विकल्प नहीं होगा। मणिपुर की बात करें तो आपका मणिपुर भी नहीं होगा, यहाँ पर मिजोरम आपका हो जाएगा। ठीक है, मिजोरम के अक्षांशीय विस्तार समान है और इसकी सीमा असम, मणिपुर और त्रिपुरा से मिलती है, तो मिजोरम आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट कह रहे हैं कि हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित पर कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट है महान हिमालय में पूर्व की तुलना में पश्चिमी भाग में हिमरेखा की ऊंचाई अधिक है। सेकेंड हिमरेखा की ऊंचाई आर्द्रता की मात्रा से संबंध होती है। ठीक है, तो कह रहे हैं उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सत्य बताना है। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। अगर हम बात करें यहाँ पर
क्वेश्चन के आंसर की। तो हिम रेखा ऊंचे पर्वतों में वह रेखा होती है जिसके ऊपर अमूमन पूरे वर्ष बर्फ मतलब कि जमी हुई होती है ना। महान हिमालय में पूर्व की तुलना में पश्चिम भाग में हिम रेखा की ऊंचाई अधिक है और हिम रेखा की ऊंचाई आर्द्रता की मात्रा से संबंध होती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। ठीक है, देखिए ये भी ज्योग्राफी का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इससे भी खूब क्वेश्चन बनते हैं इस तरीके से। कहते निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा से सही सुमेलित नहीं है। अब क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सही सुमेलित नहीं ये पूछा है तो बताना है। शिखर है और ये संबंधित पहाड़ी है। ऑप्शन है कोडाई कनाल, अन्नामलाई, बी डोडा बेटा, नीलगिरी, सी कुद्रेमुख, उत्तरी सह्याद्री। तो कहते नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट और थर्ड एवं डी सेकेंड और थर्ड। ठीक है, बात करें तो आपका कोडाई कनाल पालनी पहाड़ी से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो सी हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट आपका सही सुमेलित नहीं है और थर्ड नहीं है। क्यों थर्ड सुमेलित सही नहीं है? क्योंकि कुद्रेमुख आपका उत्तरी सह्याद्री नहीं है, वो यहाँ पर दक्षिणी सह्याद्री है। और फर्स्ट की बात करें तो कोडाई कनाल आपका पालनी हिल होगा, ना कि अन्नामलाई। तो ये आपस में दोनों ही गलत है, तो इसलिए फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानस नदी एवं सुबनसिरी नदी के मध्य निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वांचल की पहाड़ियाँ अवस्थित है। ऑप्शन है डफला पहाड़ी, बी मीरी पहाड़ी, थर्ड आपका गारो पहाड़ी या फोर नागा पहाड़ी। तो कह रहे नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। कोड है हमारा केवल फर्स्ट और सेकेंड, बी केवल सेकेंड एवं थर्ड, सी केवल फर्स्ट एवं फोर, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बात करें यहाँ पर तो मानस नदी भूटान से असम में प्रवेश करती है तथा ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, और सुबनसिरी नदी तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और यह असम में ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। ऐसे में अगर हम देखें तो नागा पहाड़ियाँ नागालैंड में हैं और ऐसे में ये इन नदियों के मध्य नहीं मिलती। गारो पहाड़ियाँ मेघालय में जो इस नदी बेसिन के दक्षिण में अवस्थित हैं। डफला और मीरी पहाड़ियाँ इन नदी बेसिन के क्षेत्र में अवस्थित है, अतः ए विकल्प सही है, यानी कि सेकेंड फर्स्ट और सेकेंड दोनों, डफला पहाड़ी और मीरी पहाड़ी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग का निर्माण मुख्यतः आर्कियन चट्टान से हुआ है। सेकेंड, नीलगिरी तथा अन्नामलाई की पहाड़ियाँ इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने पूछा कि इसका हिस्सा नहीं है, तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य बताना। ऑप्शन ही केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। देख लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन कह रहे हैं पश्चिमी घाट के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो पश्चिमी घाट के दक्षिण भाग जिसे दक्षिणी सह्याद्री कहते हैं उसका निर्माण मुख्यतः आर्कियन चट्टान से हुआ है, और वहीं उत्तरी सह्याद्री के ऊपरी सतह पर लावा का निक्षेप है। कथन एक आपका यहाँ पर सत्य हो जाता है। ठीक है, तो देखिए नीलगिरी की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है। नीलगिरी की पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की गांठ पर स्थित है, किंतु इसका हिस्सा नहीं है। अन्नामलाई भी नीलगिरी के दक्षिण में अवस्थित है, तो कथन सेकंड भी आपका सत्य है। इसका देखो इन्होंने कहा है कि नीलगिरी तथा अन्नामलाई की पहाड़ियाँ इसका हिस्सा नहीं है। इन्होंने पूछा इनमें से कौन सा से सत्य है, तो आपका दोनों ही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्योंकि इन्होंने पूछा है पश्चिमी घाट के बारे में तो वैसे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा से सही सुमेलित है। ये दर्रा है और ये संबंधित नदी है। ऑप्शन फर्स्ट सिपकिला सतलज नदी, सेकेंड नाथुला चुम्बी नदी, थर्ड आपका जिलेपला तीस्ता नदी। तो कह रहे हैं कि नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट एवं सेकेंड, बी केवल सेकेंड एवं थर्ड, सी केवल फर्स्ट एवं थर्ड, या डी उपरोक्त सभी। बात करें अगर हम यहाँ पर सही सुमेलित मेल की, तो सभी युग्म सही सुमेलित है। सिपकिला आपका हिमाचल प्रदेश सतलज नदी, सेकेंड नाथुला सिक्किम चुम्बी नदी, थर्ड आपका जिलेपला सिक्किम तीस्ता नदी। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी सही सुमेलित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट एमसीटी लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य एक विभाजक रेखा है। सेकेंड, मेन बाउंड्री थ्रस्ट एमबीटी मुख्य हिमालय और लघु हिमालय के मध्य एक विभाजक रेखा है। तो कह रहे उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सत्य बताना है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन के आंसर की। मेन सेंट्रल थ्रस्ट एमसीटी मुख्यतः मुख्य हिमालय और लघु हिमालय के मध्य एक विभाजक रेखा है, अतः कथन एक असत्य है। मेन बाउंड्री थ्रस्ट आपका एमबीटी भी लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य एक विभाजक रेखा है, तो सेकेंड भी असत्य है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। ठीक है,
नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित स्थलाकृतियों को उनके निर्माण के सही कालक्रमों में व्यवस्थित करें। ऑप्शन फर्स्ट दक्कन ट्रैप का निर्माण, सेकेंड कश्मीर घाटी का निर्माण, थर्ड हिमालय का निर्माण। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है यहाँ पर। तो देखें अगर हम, तो दक्कन ट्रैप का निर्माण आपका क्रेटेशियस युग मेसिजोइक युग के अंतिम काल में प्रायद्वीपीय भारत में ज्वालामुखी क्रिया प्रारंभ हुई और इस प्रकार दरारों के माध्यम से लावा के उद्गार के फलस्वरूप दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। बात करें यहाँ पर आंसर की, तो फर्स्ट, थर्ड और सेकेंड हमारा सही हो जाएगा, यानी कि पहले हमारा हो जाएगा दक्कन ट्रैप का निर्माण, फिर हो जाएगा हिमालय का निर्माण, फिर हो जाएगा कश्मीर घाटी का। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है यानी कथन कारण का क्वेश्चन है। कथन ए हमारा कह रहा है कि धारवाड़ चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। कारण आर कह रहा है कि इन चट्टानों का निर्माण अपरदन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप हुआ है। तो कह रहे हैं कि ऑप्शन ए एवं आर दोनों सही है तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण है। बी ए एवं आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ए सही है आर गलत है और डी ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, देखिए धारवाड़ चट्टानें आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप बनी है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें प्राचीनतम परतदार चट्टानें हैं किंतु इसमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। इसका कारण यह है कि इसके निर्माण के समय जीवों का उद्भव नहीं हुआ था। यह लंबे समय के कारण जीवाश्मों का स्वरूप नष्ट हो गया। कथन ए गलत है किंतु आर सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि पूर्ववर्ती नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, ये वे नदियां होती हैं जिनका उद्गम स्थल एक देश में होता है और उनका प्रवाह क्षेत्र दूसरे देश में होता है। सेकेंड, सिंधु सतलज पूर्ववर्ती नदी के उदाहरण है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सत्य है वो बताना। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। देखिए अगर हम आंसर की बात करें तो ये वे नदियां होती हैं जिनका निर्माण स्थल खंड में उत्थान के पहले हो चुका है। यदि नदी के मार्ग में स्थल खंड का उत्थान होता है तो पूर्ववर्ती नदी ऊंचे उठे स्थल खंड को काटकर अपने पुराने मार्ग एवं घाटी को सुरक्षित रखती है। अतः कथन जो आपका यहाँ पर इन्होंने दिया है वो आपका फर्स्ट असत्य है और सेकंड आपका सत्य है। तो बी ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन ए गलत है। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि हिमालयी एवं प्रायद्वीपीय नदियों के मध्य अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, हिमालयी नदियों में वर्ष भर प्रवाह बना रहता है, वहीं किसी भी प्रायद्वीपीय नदी में वर्ष भर प्रवाह नहीं बना रहता। सेकंड, हिमालयी नदियां प्रायः अधिक लंबी होती हैं, वहीं प्रायद्वीपीय नदियां तुलनात्मक दृष्टि से छोटी होती हैं। कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सत्य वो बताना। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड। पहली बात तो ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट बोले तो कैसे, वो कह रहे हैं कि हिमालयी नदियां जो होती हैं वो मतलब कि वर्ष भर उनमें पानी बना रहता है। ये क्वेश्चन मेंस में भी खूब आता है, लेकिन क्योंकि मेंस में काफ़ी शब्दों में हमें लिखना होता है, 250, 200, 150 है ना। पीसीएस में है तो 125 और यूपीएससी में है तो 250 और 200 ऐसे समथिंग। देखो पहले तो देखो आपका जो ये इस तरीके से मैप रहता है ना। और ये जो आपकी हिमालयी नदियाँ जो इधर से पूर्व की तरफ को इधर पश्चिम बंगाल में डिपॉजिट होती हैं, और जो आपका ये पूरा ऐसे फिर भारत ऐसे नीचे आकर के बनता है यहाँ से। तो जो ये इधर की नदियाँ हैं, ठीक है, कुछ आपके अरब सागर में गिरती हैं, कुछ इधर से भी पश्चिम बंगाल सागर में पूर्वी तट की तरफ गिरती हैं। बट इनमें साल भर पानी नहीं रहता क्योंकि यहाँ पर यह ऊंचाई ज़्यादा है। और यहाँ पर आपको पता है कि देखो मैं इसका बेसिक चीज़ बता रही हूँ कि जब ऊंचाई से कोई चीज़ गिरती है तो वो ज़्यादा दूर तक जाती है। जब बराबर फ्लैट जगह पे आप किसी चीज़ को गिराओगे या मतलब पानी है, लिक्विड है, तो वो आपका ज़्यादा दूरी तय नहीं करता है। एक तो वो कारण होता है, तो इनकी स्पीड ऑलरेडी ज़्यादा रहती है। दूसरी बात, हिमालय साइड में जहाँ भी आपको ज़्यादा बर्फ़ की मात्रा रहेगी, क्योंकि सर्दियों में वहाँ बर्फ़ है ना, तो जिस क्षेत्र में जब बर्फ़ जमी रहती है तो वही बर्फ़ आपकी गर्मियों में पिघल के निकलती है। बर्फ़ के साथ में वहाँ पर अच्छे स्रोत भी होते हैं, ऊंचाई रहती है, तो वहाँ पे वर्ष भर पानी बना रहता है। इसके कई कारण हैं, केवल एक नहीं। अब कोई ये ना कहते कि अच्छा इतनी बर्फ़ इतने दिनों तक बनी रहती है। इसीलिए तो ये भी सही रहता है ना कि बर्फ़बारी होती है, हिमपात होता है, वो हमारे लिए ही काम आता है। आप देख रहे हो ना, ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो क्या ग्लेशियर में बर्फ़ नहीं बनी रहती है? तो बर्फ़ रहती है क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है सियाचिन हुआ, लद्दाख हुआ, वहाँ पे आपका टेम्परेचर कम रहता है, कश्मीर हुआ, ये क्षेत्र हुआ, तो वहाँ से पानी का जो फ्लो होता है वो इधर बहता रहता है। तो ये वर्ष भर इसमें पानी रहता है और इसमें ना रहने के कई कारण हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी का जमाव कोई मात्रा में ज़्यादा नहीं होता है।
दूसरी बात, ये फ्लैट रहती हैं तो इनका बहाव भी कम रहता है, इनमें पानी की मात्रा सूख भी जाती है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, बताया गया, ज्योग्राफी में बताया ही जाता है, जो भी पढ़ते हैं लोग उन सबको बताया जाता है कहीं ना कहीं। तो वही मैंने आपको कुछ अपनी शब्दों में बताया। आई होप, मैं टीचर नहीं हूँ तो मैं बहुत अच्छे से नहीं बता सकती, बट नॉर्मली आपको एक कॉन्सेप्ट बता सकती हूँ। ये अक्सर क्वेश्चन आता है, और जब ये पहली बार सबसे पहली बार मेरे मन में आया तो मैं भी सोचती थी कि ऐसा कैसे होता है कि जो हिमालयी नदियाँ उनमें वर्ष भर पानी रहता है, और जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ उनमें कुछ कुछ में पानी वर्ष भर नहीं रहता, क्या कारण होता होगा। मेरी भी मन में ये क्वेश्चन आया था। हाँ, तो प्रायद्वीपीय नदियों में वर्ष भर पानी नहीं रहता है, ये ठीक है, पर किसी भी में भी नहीं रहता है वो गलत है ना। कुछ कुछ में रहता है, कुछ कुछ में नहीं रहता है। तो इस तरीके से बी ऑप्शन हो जाएगा। आई होप कि कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, नहीं समझ में आई होंगी तो आप कमेंट में बताना, फिर मैं कोशिश करूँगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, मुख्य नदी से निकलने वाली छोटी नदी जो उसमें पुनः नहीं मिलती है वितरिका यानी कि डिस्ट्रीब्यूटरी कहलाती है। सेकंड, मुख्य नदी से मिलने वाली नदी जिसका आधार तुल्य मुख्य नदी से ऊंचा होता है सहायक नदी यानी ट्रिब्यूटरी कहलाती है। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा से सत्य है ये बताना। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें तो दोनों कथन आपके सत्य हैं, है ना। तो सी ऑप्शन इस तरीके से सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि यमुना के दाहिने तट पर मिलने वाली नदियां हैं या हैं। ऑप्शन है टोन्स, बी हिंडन, सी थर्ड सोन एंड फोर घाघरा। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट एवं सेकंड, बी केवल फर्स्ट सेकंड एवं फोर, सी उपरोक्त सभी, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यमुना नदी की सहायक नदियों के बारे में बात हो रही है, तो उपरोक्त नदियों में टोन्स और हिंडन यमुना के बाएं तट पर मिलती हैं। सोन और घाघरा यमुना की नहीं, गंगा की सहायक नदियां हैं, तथा उपरोक्त में से कोई भी नदी यमुना के दाहिने तट पर नहीं मिलती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मुल्ला पेरियार बांध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, इस बांध को लेकर केरल और तमिलनाडु के मध्य विवाद है। सेकंड, यह मुल्लायार और पेरियार नदियों के संगम पर स्थित है। तो कह रहे उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सत्य। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें अगर हम तो मुल्ला पेरियार बांध केरल के इडुक्की जिले में मुल्लायार और पेरियार नदियों के संगम पर स्थित है। इस बांध का उद्देश्य पश्चिम की ओर बहने वाली पेरियार नदी के पानी को तमिलनाडु में वृष्टि छाया क्षेत्र में पूर्व की ओर मोड़ना है, और इस बांध का जल बंटवारे को लेकर दोनों राज्यों के बीच तनाव 1960 के बाद से बना हुआ है। अतः दोनों कथन सत्य हैं, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सा सी गुजरात से होकर बहती है। ऑप्शन है नर्मदा, सेकंड तापी, थर्ड साबरमती एंड फोर माही। तो नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना। ऑप्शन ए केवल सेकंड एवं थर्ड, बी केवल सेकंड थर्ड एवं फोर, सी केवल थर्ड एवं फोर, या डी उपरोक्त सभी। देखते हैं। देखिए, बात करें तो नर्मदा आपको पता है मध्य प्रदेश की अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर गुजरात में भरूच के निकट खंभात की खाड़ी में गिरती है। तापी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है और इसकी सहायक नदी पूर्णा है, और यह भी गुजरात से होते हुए सूरत की खंभात की खाड़ी में गिरती है। साबरमती नदी राजस्थान के उदयपुर के निकट अरावली श्रेणी से निकलती है और गुजरात में बहते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। माही नदी विंध्याचल पर्वत के पश्चिमी भाग में मेहत झील से निकलकर मध्य प्रदेश राजस्थान होकर गुजरात से होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो इस तरीके से डी ऑप्शन यानी उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ये स्थानीय तूफान है, ये संबंधित स्थान है, यानी कि ये जो तूफान है इनको इन नाम से किस स्थान पे बोलते हैं। ऑप्शन ए काल बैसाखी कर्नाटक, सी बी चेरी ब्लॉसम पश्चिम बंगाल, सी नार्वेस्टर ओडिशा एंड डी बोर्डो चिल्ला असम। अब हम इनको मिलान करते हैं, तो नीचे दिए गए कोड की सहायता से मिलान भी करना है। पहले हम इनके नाम देख लेते हैं कि इनको कहाँ पर किस नाम से बोलते हैं। तो देखिए, काल बैसाखी का तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा, पश्चिम बंगाल में इसको बोलते हैं काल बैसाखी को। चेरी ब्लॉसम आपको कर्नाटक में बोला जाता है, जो चेरी ब्लॉसम ये आपको कर्नाटक में इसका संबंधित स्थान है। नार्वेस्टर आपका ओडिशा से संबंधित है और बोर्डो चिल्ला आपका असम से संबंधित है। ठीक है, तो A2B1 यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही सुमेलित है, C3 और D4 अपना सही सुमेलित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, मैडेन जूलियन ऑसिलेशन MJO मानसून के दौरान हिंद महासागर के ऊपर होता है तो संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में सूखे की स्थिति होती है। सेकंड कह रहे हैं कि इंडियन ओशन डाइपोल सकारात्मक रहता है तो इससे
भारतीय मानसून को सहायता मिलती है। थर्ड है कि शिवालिक पद पर शक्तिशाली निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण भारतीय मानसून के लिए सकारात्मक है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सत्य ये बताना। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट एवं सेकंड, बी केवल सेकंड एवं थर्ड, सी केवल फर्स्ट एवं थर्ड, या डी उपरोक्त सभी। चलिए देखते हैं कि इसमें से कौन सा सही होना चाहिए आंसर। बात करें तो मैडन जूलियन ऑक्सीलेशन मानसून के दौरान हिंद महासागर के ऊपर होता है तो संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में अच्छी बारिश होती है, ना कि सूखा पड़ता है, अतः कथन आपका फर्स्ट असत्य है। ठीक है। और सेकंड कह रहे हैं कि इंडियन ओशन डाइपोल सकारात्मक, हिंद महासागर, अरब सागर और पूर्वी हिंद महासागर इंडोनेशियाई तट का दक्षिण भाग के समुद्र सतह के तापमान में अंतर के कारण उत्पन्न होता है। इसमें पश्चिमी हिंद महासागर का जल पूर्वी हिंद महासागर की तुलना में गर्म होता है, तो इसे सकारात्मक आईओडी और इसकी विपरीत स्थिति को नकारात्मक आईओडी कहते हैं। जब आईओडी सकारात्मक रहता है तो इससे भारतीय मानसून को सहायता मिलती है, अतः कथन आपका सेकंड सत्य है। आंसर की बात करें तो बी आपका सही है कि सेकंड और थर्ड आपका दोनों ऑप्शन सही है। फर्स्ट यहाँ पर गलत है, फर्स्ट की वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा, तो केवल हमारा लेकर बचा बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय मानसून की अरब सागर शाखा राजस्थान से गुजरती हुई हिमालय से टकराती है। इस क्षेत्र से गुजरने के बाद भी राजस्थान में इस शाखा के द्वारा मानसूनी वर्षा नहीं होती। इसके लिए उत्तरदायी कारण है, वो हमें बताना। ऑप्शन है अरावली पर्वत की पवनों के सापेक्ष अवस्थिति, सेकेंड पाकिस्तान से आने वाली गर्म पवनें, थर्ड अरब सागर शाखा का अरावली से विपरीत दिशा में टकराना। तो कहते हैं नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल फर्स्ट एवं थर्ड, सी केवल फर्स्ट एवं सेकेंड, एंड डी उपरोक्त सभी। हम अगर यहाँ पर बात करें क्वेश्चन के, तो बी ऑप्शन हमारा सही है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड सही है, सेकंड गलत है कि पाकिस्तान से आने वाली गर्म पवनें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, इसमें लोहे के ऑक्साइड पाया जाता है। सेकंड, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। थर्ड, यह मृदा मोटे अनाज, दलहन तिलहन आदि की कृषि के लिए अनुकूल होती है। उपयुक्त विशेषता निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय मिट्टी से संबंधित है। ऑप्शन है लाल मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी लवड़ी मिट्टी, या डी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो बात करते हैं। उपरोक्त विशेषताएं आपकी लाल एवं पीली मिट्टी की हैं, जिसे लाल मिट्टी भी कहा जाता है, और इसका निर्माण ग्रेनाइट एवं नीस के विखंडन से हुआ है। ये मृदाएं अपेक्षाकृत बलुई और लाल पीले रंग की हैं। प्रायः इनकी परत लाल एवं निचला सशस्तर पीला होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका लाल मिट्टी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।